इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियो सेंड किए हुए हैं जो आपने ध्यान से सुने होंगे और समझे होंगे। आज मैं इसका थर्ड पार्ट द नाजी वर्ल्ड व्यू समझा रही हूँ। द क्राइम्स दैट नाजीज committee were linked to the systems of belief and a set of practice. Nazi ideology was synonymous with Hitler's worldview. According to this, there was no equality between people, but only a reciprocal hierarchy. In this view, blonde, blue-eyed, Nordic, German, Aryans were at the top, while Jews were located at the lowest rung. They came to be regarded as an anti-race. The arch enemies of the Aryans came to the all others colored people were placed in between depending upon their external future. Hitler regimes borrowed from the thinkers like their external Charles Darwin and Herbert Spencer. Darwin was a natural scientist who tried to explain the certain of plants and animals throughout the concept of evolutions and natural selections. बच्चों, पहले मैंने आपको इसके पहले 2 वीडियोस सेंड किए हुए हैं जो आपने सुने होंगे और समझे होंगे। आज मैं इसका तीसरा नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था उसके बारे में सुनेंगे। नाज़ियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल मान्यताओं और एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लांड, नीली आंखें वाले, नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप से हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेनर जैसे विचारों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्यान का प्रयास किया। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अति जीविका का सिद्धांत, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजाति बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है वही पृथ्वी पर जिंदा रहती है। यहाँ में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था। We should bear in the mind that Darwin never advocated human interventions in what he threw, what are the purely natural process of selections. However, his ideas were used by the recent thinker and politicians to justify imperial rule or conquered the people. The other aspect of the Hitler ideology related to the geopolitical concept Lebensraum or living space. He believed that new territories had to be acquired for settlement. This would enhance to area of the mother country while enabling and the settlers on the new lands to retain an intimate link with the place of their origins. It would also enhance the materials, resources, and power of German nations. Hitler intended to extend the German boundaries by moving eastward to conquer all the Germans geographically in one place. Poland became a laboratory for this experimentation.
बच्चों, हिटलर के विचारधारा का दूसरा पहलू लेब्रेनसाउंड या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र से इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती है। पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मन को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड की इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बनी। द फर्स्ट पॉइंट इज एब्सोल्यूटमेंट ऑफ द रीजनल स्टेट. Once in power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an executive recycle the community of the pure Germans by physically eliminating all those who were seen the undesirable in the German and in exchange the empire. Nazis wanted only the society of pure and healthy Nordic Aryans. They alone were the considered desirable. This meant that even those Germans who were seen in impure or abnormal had no right to exit. Jews were not the only community classified as unreasonable. There were other many gypsies and black living in Nazi Germany were considered as the recycle inferiors who are the treated the biological purity of the superior Aryan race. Even Russians and Polos were considered the subhuman and the hence under desiring of any humanity. When Germany occupied the Poland and parts of the Russia, captures civilians were forced to work as self labor. Many of them died simply throughout hard work and starvations. बच्चों, पहला पॉइंट है नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचने ही नस्लियों ने शुद्ध जर्मनी के विस्तृत नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित समझते थे। नात्सी शुद्ध व स्वस्थ नाडिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उन्होंने नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्होंने तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जाता था। बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं जिन्होंने नात्सी अशुद्ध और असामान्य मान्यता थे। यूथनेजिया, इसका मतलब रहता है दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नात्सी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वे मानसिक एवं शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। केवल यहूदी ही एक नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था। इनके अलावा भी कई नस्लें थीं जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थे। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पॉलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से मारे मर चुके। Jews remained the worst sufferer in Nazi Germany. Nazi hatred of Jews had the precursors in the traditional Christian hostility toward Jews. They had been stereotyped
as killers of Christ and unusers. Until the medieval times of Jews were buried from owing land. However, Hitler hated the Jews was based on the pseudo-scientific theories of race, which held that conversions was no solutions to the Jews' problem. It could be solved only throughout their total eliminations. बच्चों, नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों ने प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन व मालिक बनने में मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन के उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी तो उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाईयत ने इन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया। उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। तब 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने को और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति भी अपनाई गई। From 1933 to 1938, the Nazis terrorized the pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. The next phase, 1939 to 1945, aimed at the concreting them in the certain areas and even naturally the killing theme in the gas chamber in Poland. The second point is the racial utopia. Under the shadow of war, the Nazis processed the realized their murderous racial ideal. Genocide and was the become two sides of the same coin. Occupied Poland was divided up and much of the northwestern Poland was annexed to Germany. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic German brought in from occupied Europe. Poles were then herded like cattle in the other part called the general government. बच्चों, इसका सेकंड पॉइंट है नस्ली कल्पना लोक यानी यूटोपिया। युद्ध के साय में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोग या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिम पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला दिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल और असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों का मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य के मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन कर जाँच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुँचा दिया जाता था। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में
पाला जाता था, और ऐसा नहीं होता था तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था, जहाँ उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बरों भी थे, इसलिए यहाँ अयोध्यों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। Aryans were forcibly the snatched from their mother and exterminated by the race express. If they passed the race test, they were raised in German families, and if not, they were deposited in orphans were most precious. With some of the large ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jews. હજુ તો એક થયો જ ભાગ તો હું પાર આવી, હવે બીજો કરીશ પછી સવારના યા અત્યારે. ये बात